गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है फैमिली कोर्ट धारा 11 बंद कमरे में कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र की ड्राफ्ट और शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी। वैसे इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि फैमिली कोर्ट में जो बंद कमरे में धारा 11 के तहत कार्रवाइयां की जाएंगी उसमें डिटेल से कानूनी धाराओं के तहत और उदाहरण के साथ में एक पिछला वीडियो बना चुका हूं। लेकिन इस वीडियो की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि इसमें जो आवेदन पत्र पेश किया जाएगा धारा 11 के तहत और उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की वो ड्राफ्ट क्या होगी, तो स्पेशल इन आवेदनों की ड्राफ्ट के लिए ही ये दोबारा मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि अक्सर कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान या एक आम व्यक्ति को भी जो मेरा वीडियो सुन रहा है ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस आवेदन पत्र को पेश किस प्रकार से किया जाएगा, इसको तैयार किस प्रकार से करवाया जाएगा, इसके साथ संलग्न शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी, इसके साथ लगने वाले दस्तावेज क्या क्या होंगे। ये बड़ा एक प्रैक्टिकली सवाल है। तो स्पेशल वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता महसूस होती है कि शपथ पत्र की और आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, तो उस आवेदन की ड्राफ्ट और शपथ पत्र की ड्राफ्ट को मैंने स्पेशल ई बुक के अंदर तैयार किया है, जिसके अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। और इसमें विशेष उदाहरणों के साथ मैंने आपको डिटेल जानकारी प्रदान की है मेरे पिछले वीडियो में। और ये ड्राफ्ट से रिलेटेड स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है और फैमिली कोर्ट से रिलेटेड तकरीबन 11 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिनके नाम मैं आपको पढ़कर बता देता हूं ताकि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरे चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है फैमिली कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई का कानूनी प्रावधान क्या है, ये पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। नंबर 2 है फैमिली कोर्ट में ऑर्डर 5 क्या है, फैमिली कोर्ट में ऑर्डर 6 क्या है, क्या पति पत्नी की संपत्ति का झगड़ा फैमिली कोर्ट के द्वारा सुना जा सकता है। नंबर 4 है फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 6 क्या है। नंबर 5 है फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 9 क्या है। नंबर 6 है फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या क्या हैं, इस पे भी स्पेशल वीडियो है। नंबर 7वां है क्या हमें फैमिली कोर्ट में एडवोकेट की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 8वां है फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 क्या है। ये टाइटल पढ़ रहा हूं सर, जिस टाइटल से मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। नंबर 9वां है क्या पैतृक संपत्ति का विवाद धारा 7 के तहत फैमिली कोर्ट में दायर किया जा सकता है। नंबर 10वां है फैमिली कोर्ट में कौन कौन से मामले निपटाए जाते हैं। और 11वां है फैमिली कोर्ट का परिचय क्या है। और 12वां ये जो वीडियो मैं आपको स्पेशल ड्राफ्ट के ऊपर बना रहा हूं आवेदन की धारा 11 की, ये हमारा स्पेशल वीडियो है। और इसमें इस वीडियो के अंत में फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत अपील, क्षेत्राधिकार धारा 7 के तहत, धारा 13 के तहत एडवोकेट नियुक्त होने की शक्तियां, इस बारे में भी मैं शॉर्ट में आपको जानकारी वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो आइए सर, हमारा जो वीडियो का मुख्य फोकस है आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी और शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी, तो मैंने ई बुक में आपके लिए स्पेशल तौर से तैयार की। तो आइए आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूँ। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ई बुक का टाइटल है और नाम है फैमिली कोर्ट धारा 11 बंद कमरे में कार्रवाई हेतु आवेदन और शपथ पत्र ड्राफ्ट क्या होगी, ये हमारे आज के वीडियो का टाइटल भी है और जो ई बुक है वो भी स्पेशली इसी रूप में है। अब मैं बिना विलंब करे उस आवेदन की ड्राफ्ट पर आ जाता हूं जो मैंने आपके लिए स्पेशल तौर पे तैयार की है। क्योंकि धारा 11 के तहत हम आवेदन तभी पेश करेंगे जब कोई याचिका पहले से माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे तलाक की याचिका या आपसी सहमति से तलाक की याचिका या कोई अन्य फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मुकदमा जो माननीय न्यायालय में पहले से विचाराधीन है और उसके अंदर ऐसे लाछन लगाए गए हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिसमें दूसरे पक्ष की बदनामी हो रही है और बदनामी होने की वजह से उसका समाज में अपमान, बेइज्जती और कुंठा उसके अंदर पैदा हो रही है। उसका सिर शर्म से झुक रहा है। वो जब अदालत में आता है तो लोगों से नजरें नहीं मिला पाता, ऐसे लाछन उसमें लगाए गए हैं। तो इसी स्थिति में यदि ये मामला पब्लिकली सुना जाएगा फैमिली कोर्ट के अंदर, तो आप सभी लोग इस बात को तो जानते हैं कि कोर्ट के अंतर्गत जब जज साहब सुनवाई करते हैं तो अन्य अधिवक्ता महोदय भी उपस्थित होते हैं, उनके पक्षकारगण भी उपस्थित होते हैं और भी दूसरे एडवोकेट्स और दोनों पक्षकार, वादी प्रतिवादी के अधिवक्ता भी कोर्ट में उपस्थित होते हैं। और उन सबके समक्ष यदि उन लाछनों को जज साहब के समक्ष निवेदन किया जाता है, वो झूठे लाछन जो कि बिना किसी आधार के लगा दिए जाते हैं, हालांकि कोर्ट में बाद में उनको
निराधार मानकर निरस्त भी कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले ये जो सब लोगों के सामने वो बातें कही जाती हैं, तो वो पब्लिकली एक समाज में फैल जाती हैं और विपक्षी पार्टी और अन्य लोगों तक पहुंच जाती हैं। खास तौर से महिलाओं के मामले में ये बड़ी गंभीर स्थितियां होती हैं कि यदि उनके चरित्र को लेकर कोई झूठा लाछन लगा दिया गया, भले ही झूठा लाछन हो, लेकिन और वो चलते चलते वो अफवाह काफी लोगों तक पहुंच के उनको काफी नुकसान पहुंचाती है, उनके परिवार की मान और सम्मान को उससे ठेस पहुंचती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि सुलह समझौते की कार्रवाई यदि विफल हो जाती है और उनके बीच तलाक हो जाता है और महिला का कहीं नई जगह रिश्ता बनने की कोशिश की जाती है, तो ये अफवाहें वहाँ ऐसी जाती हैं कानाफूसी के जरिए कि जैसे वो सही में वो घटनाएं हो, तो उनका घर बसने से भी उजड़ जाता है, बिगड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी हजारों स्थितियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 11 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का भी प्रावधान दिया गया है। ये न्यायालय स्वयं या तो देख सकता है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं तो स्वयं न्यायालय आदेश कर सकता है, या न्यायालय अगर आदेश नहीं करता तो वो व्यक्ति भी जो इससे पीड़ित है न्यायालय में निवेदन कर सकता है कि इन कार्रवाइयों को बंद कमरे में की जाए। तो उसके आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी सर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि प्रकरण क्रमांक हमारा पहले से चल रहा है, तो प्रकरण क्रमांक तो हमारा मौजूद है ही। तो ऊपर ऊपर लिखा जाएगा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला जज महोदय, या आप डीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो वहां का नाम, या जो भी कोर्ट में है आपका व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 वर्ग 2, उनको अगर शक्तियां दे दी गई हैं इस प्रकार की, तो ऊपर तो न्यायालय का नाम लिखा जाएगा और उसके नीचे ये A4 कागज में ऊपर की साइड, और उसके बाद लेफ्ट साइड में प्रकरण क्रमांक और राइट साइड में वादी और प्रतिवादी का शीर्षक लिखा जाएगा और बीच में लिखा जाएगा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 11 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत कार्रवाइयों को बंद कमरे में किए जाने हेतु। उसके बाद माननीय महोदय आवेदक, आवेदिका, वादी या प्रतिवादी की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है। और उसमें नंबर 1 में हमें वो आधार और घटना लिख के न्यायालय को सेटिस्फाइड करना होगा कि पहले पैरा में तो लिखा जाएगा कि माननीय न्यायालय में उपरोक्त शीर्षक प्रकरण से वाद विचाराधीन है, जो कि तलाक या जिस जिस भी संबंध में है वो आपको उसमें लिखना होगा इस संबंध में है। और आगामी पेशी दिनांक जो भी आपकी वो नियत है और प्रकरण जो भी आदेश पत्रिका में कि एविडेंस की स्टेज पे है या जवाब की स्टेज पे, इस हेतु ये नियत है, आपको उसमें लिखना होगा। दूसरे पैरा में लिखना होगा वो कारण, वो वजह कि इसमें विपक्षी की ओर से या तो उस याचिका के अंदर या फिर जवाब के अंदर इस प्रकार के आरोप और लाछन, झूठे लाछन लगाए गए हैं, जिससे हमारी समाज में भी बदनामी होगी और पब्लिकली हमारा समाज में भी जीना दुभर हो जाएगा और हमारा चरित्र और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार से वो फैक्ट आपको लिखना होंगे जो भी आपके केस की परिस्थिति के हिसाब से हो, या जो भी आपके हालात और कंडीशन के हिसाब से हो, या आपको अपने सुविवेक का इस्तेमाल करते हुए उन कंडीशन को इस प्रकार से लिखना है कि जज साहब उनको इस प्रकार से समझ सकें कि हाँ वास्तव में इनकी ये गंभीर समस्या है और इसको इस सुनवाई को बंद कमरे में किया जाना आवश्यक है। तो वो फैक्ट आपको आपके केस की परिस्थिति के हिसाब से उसमें लिखना होंगे। और उसके बाद माननीय न्यायालय से अंत में निवेदन करना होगा कि माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इस कार्रवाई को बंद कमरे में किए जाने का आदेश करने की कृपा करें। इति दिनांक उधर आवेदिक वादी या प्रतिवादी का जो भी नाम हो और उसी के साथ संलग्न दस्तावेजों में जो आपका आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हों, ये आपको लिखना होंगे। तो ये तो सर मैंने आपको मौखिक तौर पे बता दी कि इस प्रकार से ड्राफ्ट होगी। उसके समर्थन में शपथ पत्र भी लगाया जाएगा, शपथ पत्र में भी ये सभी बातें लिखी जाएंगी। शपथ पत्र के भी शीर्षक में वही लिखा जाएगा, ऊपर न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक और शीर्षक में वादी प्रतिवादी का नाम और बीच में लिखा जाएगा शपथ पत्र, कोष्टक में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 11 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के समर्थन में। और नीचे नंबर 1 में लिखा जाएगा उस आवेदक का पूरा नाम, पता। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मेरा नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, निवासी का हूं। नंबर 2 में लिखा जाएगा कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि वो संक्षिप्त में थोड़ी सी घटना आप इसमें लिख दें कि मैंने इस तरीके से बात पेश किया है या इसका जवाब आया है और उसमें प्रकरण इस स्टेज पर नियत है, और यदि उसमें जो है कि पब्लिकली कोर्ट में सुनवाई की गई तो वो जो आपको नुकसान होंगे वो आप पूरे नुकसान उसमें लिख दें। इसी के संबंध में मैंने आवेदन पत्र पेश किया है, उसमें लिखी समस्त बातें सत्य एवं सही हैं और उसी के समर्थन में मैं शपथ पत्र पेश कर रहा हूं। और उसमें इति दिनांक हस्ताक्षर शपथकर्ता के नीचे सत्यापन होगा कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 1 लगायत 5 4 3 2 1 जो भी आपका उसमें लिखी समस्त बातें मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है, इसमें असत्य कुछ भी नहीं लिखाया गया है। उसके बाद फिर इति दिनांक और फिर हस्ताक्षर होंगे।
तो ये आवेदन और शपथ पत्र की ड्राफ्ट हो गई, ये मैंने मौखिक तौर पे तैयार की है, और ई बुक के अंदर जो मैंने आपको लिखी है डिटेल में, उसमें से भी आपको जानकारी देता हूं मैं, ताकि आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और स्थायी रूप से आपको प्राप्त हो। ऊपर तो सर वही है जो मैंने आपको बताया। प्रति विषय में फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 11 के अंतर्गत कार्रवाई को बंद कमरे कोष्टक में इन कैमरा में संचालित करने हेतु आवेदन पत्र अधो हस्ताक्षरित की ओर से विनम्र निवेदन है, मतलब आवेदक या वादी या प्रतिवादी जो भी हो उनकी ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार सादर पेश है। नंबर 1 है, आवेदक इस माननीय न्यायालय में वाद संख्या के अंतर्गत याचिका कर्ता या उत्तरदाता है, मतलब आप यदि उसमें आवेदक हैं या आप जो भी हो, तो आपको इसमें आपका वो नाम लिखना है, और इसमें याचिका कर्ता या उत्तरदाता में आपको एक चीज रखना है। यदि आप आवेदन लगाने वाले उत्तरदाता हैं तो आपको उत्तरदाता ही लिखना है, यदि आप उसमें आपके द्वारा याचिका लगाई गई है तो आपको याचिका कर्ता ही इसमें रहने देना है। इसमें जो ड्राफ्टिंग में आपको इसमें बता रहा हूँ, उत्तरदाता जो कि तलाक आबलिक भरण पोषण आबलिक संतानों की अभिरक्षा आबलिक विवाह की वैधता अन्य पारिवारिक विवाद से संबंधित है। अब इसमें मैंने आबलिक करके सभी लिख दिया है, लेकिन इसमें सर आपको वो आबलिक में सभी चीजों को हटा देना है, और आपका मामला जिससे रिलेटेड है आपको सिर्फ वही इसमें रखना है। जैसे कि तलाक से रिलेटेड है तो सिर्फ तलाक ही रखना है, बाकी चीजों को आपको हटा देना है। नंबर दूसरा पेरा आएगा सर, इसमें वाद की प्रकृति अत्यंत व्यक्तिगत एवं संवेदनशील है, जिसमें ऐसे तथ्य सम्मिलित हैं जिसका सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना पक्षकारों की निजता मतलब प्राइवेसी मानसिक स्थिति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पेरा है सर, पेरा क्रमांक 2, ये आपको ऐसा के ऐसा ही इसमें लिखना है। संवेदनशीलता जिसमें ऐसे तथ्य सम्मिलित हैं वो तथ्य आपको शार्ट में इसमें दर्शाना होंगे। अगला पेरा है सर तीसरा, कि इस वाद में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो कि विवाह संबंधों की गोपनीयता दाम्पत्य जीवन में घटित निजी घटनाएं तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा से संबंधित हैं। सार्वजनिक रूप से इनकी सुनवाई होने पर पक्षकारों को मानसिक कष्ट सामाजिक अपमान एवं भविष्य में सामाजिक पुनर्स्थापना की कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ये पेरा क्रमांक 3 भी सर आपको ऐसा का ऐसे ही रखना है, लेकिन इसमें आपको वो निजी घटनाएं जो इसमें लिखी गई हैं वहां पे आपको डिटेल में आपकी घटना इस प्रकार से लिखना है कि जज साहब उस बात को पूरी तरीके से समझ पाए कि हाँ, यदि ये बंद कमरे में सुनवाई नहीं की गई तो ये पक्षकारों को इससे अपूर्णीय क्षति होगी और न्याय प्राप्ति से भी वंचित हो जाएंगे, और उसी के साथ ही याचिका तो अपनी जगह है लेकिन उनका पारिवारिक जीवन पे इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से जज साहब को वो पूरी बात समझ में आना चाहिए। आपको आपके फैक्ट इस प्रकार से लिखना है। अब हर केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं, घटना दिनांक अलग होती है, हालात और परिस्थिति अलग होती हैं, सिचुएशन अलग होती हैं, तो वो आपको आपके केस की परिस्थिति घटना जो भी है तथ्य वो आपको आपके उस हिसाब से लिखना है कि वो किस प्रकार से आपको ये आवेदन आप ये जो कार्रवाई अगर खुले न्यायालय में की जाती है तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पूरी डिटेल आपको आपके सुविवेक का इस्तेमाल करके यहाँ लिखना है, घटना और तथ्य। अब इसमें हम आगे चलते हैं। चौथा, यह कि महिला बच्चे वरिष्ठ नागरिक भी इस वाद में सम्मिलित हैं और सार्वजनिक सुनवाई उनके मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सम्मान के लिए घातक हो सकती है। ये तीसरा पेरा हो गया सर। नंबर 5वां पेरा है, यह कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 11 के अनुसार माननीय न्यायालय को अधिकार है कि यदि वह स्वयं उचित समझे अथवा किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किया जाए तो वह कार्रवाई को बंद कमरे में संपन्न करने का आदेश दे सकता है। यह हमारा पेरा क्रमांक 5 हो गया। छठा पेरा सर, इसमें जो हमें लिखना है, यह कि इस आवेदन का उद्देश्य किसी भी प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना नहीं है बल्कि वाद के गरिमामय संवेदनशील एवं निष्पक्ष निस्तारण को सुनिश्चित करना है। यह आपको 6 नंबर पे लिखना है। और अंत में आपको प्रार्थना लिखना है, अतः आदरणीय न्यायालय से प्रार्थना है कि, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर, प्रार्थना जो आपके द्वारा लिखी जाएगी। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 11 के अंतर्गत इस वाद की समस्त कार्रवाइयों को बंद कमरे में कोष्टक में इन कैमरा संचालित करने की कृपा करें, आदेश प्रदान करें ताकि पक्षकारों की निजता एवं गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह आपके द्वारा उसमें प्रार्थना लिखी जाएगी। अंत में दिनांक स्थान और प्रार्थी का पूरा नाम पता इसमें लिखा जाएगा और नीचे उनके अधिवक्ता महोदय का पूरा नाम लिखा जाएगा वकील की ओर से। और संलग्न में यदि आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिससे न्यायालय को प्रतीत हो कि आपके आवेदन के समर्थन में वो दस्तावेज मजबूती प्रदान करते हैं तो उसको भी आप इसमें साथ में लगा सकते हैं। इसके साथ जो शपथ पत्र लिखा जाएगा, शपथ पत्र का संक्षिप्त प्रारूप भी मैंने तैयार किया है। एफिडेविट फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11, ये आवेदन पत्र जो आप पेश करेंगे उसी के समर्थन में शपथ पत्र दिया जाएगा। शपथ पत्र में नंबर 1 में ऊपर तो पूरा नाम पता लिखा जाएगा,
नंबर दूसरा पेरा में आएगा कि मैंने फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 11 के अंतर्गत बंद कमरे में इन कैमरा प्रोसीडिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। ये मैंने व्यवस्थित पूरा लिख दिया है सर। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो मौखिक तौर पे समझाया था, जो प्रैक्टिकली हम पेश करते हैं उसी प्रैक्टिकली को मैंने लिखित रूप भी दिया। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो इस शपथ पत्र की ड्राफ्ट को आप मेरी ई बुक के अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक के अंदर से ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। नंबर दूसरा आएगा शपथ पत्र का पेरा सर, यह कि उक्त आवेदन में प्रस्तुत सभी तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। नंबर तीसरा आएगा, यह वाद अत्यंत व्यक्तिगत एवं संवेदनशील प्रकृति का है, जिसमें यदि सार्वजनिक रूप से कार्रवाई की जाती है तो इसमें मेरी हमारी निजता, गरिमा, सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। नंबर चौथा पेरा आएगा, इसमें सर आप आगे ये भी लगा सकते हैं कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं, कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं या करती हूं, कि हर पेरा के आगे आप ये भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप इसमें लिख भी सकते हैं वो, क्योंकि वो शपथ पत्र के अंतर्गत वो भाषा शैली लिखी जाती है। इस शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय से प्रार्थना करती हूं कि या करता हूं कि उपयुक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए वाद की कार्रवाई को बंद कमरे में संचालित करने की कृपा की जाए। ये चौथा पेरा हो गया। और अंत में मैं शपथ पत्र न्यायालय में इस विश्वास के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं या रही हूं कि यह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है और कोई तथ्य मुझसे जानबूझकर नहीं छुपाया गया। ये सत्यापन हो गया। इसमें आप इसके ऊपर चाहें तो सत्यापन भी लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं सर, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये आपको लिख के ही बता देता हूं मैं। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि ये आपके सामने ही मैं इसमें ये लिख रहा हूं मैं, ये सत्यापन, ये आप सत्यापन इसमें कर सकते हैं। जो मैंने इसमें लिख दिया है अभी वीडियो चलने के दौरान ही। और इसी प्रकार से इसमें जो अंत में आगे लिखा जाएगा वो भी मैं सर आपको आगे बता देता हूँ कि इसमें दिनांक लिखी जाएगी आखिरी में, और जो है कि सत्यापित करवाया जाएगा इसको शपथ आयुक्त महोदय से। और कुछ टिप्स भी हैं इसमें, नोटरी महोदय से भी करवा सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र शपथ आयुक्त के द्वारा ही तस्दीक किए जाते हैं। इसको आप स्टाम्प पेपर पर और नोटरी द्वारा भी प्रमाणित करवा सकते हैं। आवेदन और शपथ पत्र एक साथ प्रस्तावित किए जाएं, दोनों एक साथ ही पेश करना है सर आपको। यदि महिला या बच्चा याचिका करता है तो न्यायालय अधिक संवेदनशीलता के साथ इसमें निर्णय लेता है। अब शपथ पत्र क्यों आवश्यक है ये भी मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र उसको मजबूती प्रदान करता है। शॉर्ट में सर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो काफी डिटेल में इस टॉपिक पे बनाया है। धारा 11 में भी सर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि इसमें दो मुख्य बिंदु हैं, कि यानी अगर कोर्ट स्वयं निर्णय ले कि कार्रवाई बंद कमरे में होनी चाहिए, या अगर दोनों में से कोई एक पक्षकार ऐसा अनुरोध करता है तो दोनों स्थिति में यह कार्रवाई बंद कमरे में की जा सकती है। यदि न्यायालय को लगता है तो आप आवेदन दे सकते हैं, लेकिन आगे न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो आपके आवेदन को या तो मंजूर करता है या उसको निरस्त करता है। लेकिन यदि आप आवेदन को प्रभावशाली तरीके से, उचित तरीके से लिखेंगे तो पूर्ण संभावना है कि न्यायालय के द्वारा आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसमें आगे जो है सर कार्रवाइयां में जो मेरे द्वारा बताया है, इसमें एक उदाहरण भी शामिल किया है मैंने सर, एक उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रतिष्ठित व्यापारी की बेटी, गरीब व्यक्ति की बेटी, मध्यम वर्ग की परिवार की बेटी के मामले में बंद कमरे में कार्रवाई का क्या औचित्य है। कहने का मतलब ये हुआ सर कि ये जो मैंने सभी बताए हैं आपको, चाहे वो प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हो, चाहे वो गरीब परिवार की बेटी हो, चाहे एक आम व्यक्ति की बेटी हो, या किसी की भी बेटी है सर, बेटी की सभी की इज्जत सभी को प्यारी होती है। यदि उसको वाद या कार्रवाई के दौरान उसके ऊपर कोई गंभीर लाछन लगाए जाते हैं, झूठे लाछन, जिससे पूरे परिवार की, समाज में बेइज्जती होने की संभावना रहती है, तो ऐसी स्थिति में ये धारा एक हथियार के रूप में आपके हाथ में मौजूद है, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं होता है कि हम क्या करें। एक हमारे मन में सवाल उठता है, हम अंदर ही अंदर घुटते हैं, पक्षकार घुटता अपने अंदर ही अंदर कि अरे इतने बुरे आरोप लगा दिए, गुस्से से आग बबूला हो जाता हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया है कि ऐसी स्थिति में यदि आपके सामने भी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो धारा 11 आपके लिए एक जबरदस्त कानूनी प्रावधान दिया गया है, जिसमें आप जज साहब से इस बात का निवेदन कर सकते हैं। आवेदन की ड्राफ्ट भी मैंने स्पेशल तौर पर आपके लिए तैयार की है, जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको प्रदान कर देता हूँ। आज का सर जो वीडियो बनाने का मेन जो मकसद थे कि आवेदन पत्र की ड्राफ्ट और शपथ पत्र की ड्राफ्ट, उसके संबंध में मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और चूंकि हम कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस पे भी मैं आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर देता हूँ, जिससे आपके नॉलेज में काफी इजाफा होगा। इसको फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 भी कहा जाता है।
इसे पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है, इसे कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में यह अधिनियम लागू है। इसमें कुल 1,23 धाराएं हैं और भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में संसद द्वारा इसको लागू किया गया है। इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं के यदि अर्थ नहीं है तो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस पर लागू होंगे 1908 के। और इसी प्रकार से इसमें धारा 19 अपील से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें 30 दिन के अंदर आपको अपील पेश करना होगी हाई कोर्ट के अंदर। फैमिली कोर्ट की अपीलें हाई कोर्ट के अंदर पेश की जाती हैं। इसी प्रकार से धारा 7 में क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन बताया गया है कि इसमें किस किस प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनकी ई बुक भी मेरे द्वारा तैयार करके उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है, आप उन्हें वहां भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से धारा 13 का क्या मतलब है, क्या हमें फैमिली कोर्ट में एडवोकेट चाहिए, इस पे मैंने साइटेशन के साथ बनाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का साइटेशन भी उसमें है, उच्च न्यायालय के भी साइटेशन है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा अभी जस्ट वीडियो के आगे में। और इसी प्रकार से क्या हमें फैमिली कोर्ट में वकील चाहिए, तो इसमें सर 10 मार्च 2006 साधना पात्रा विरुद्ध सुभद्र प्रधान, इसका एक जजमेंट भी है जो ई बुक में भी है और उस पर मैंने डिटेल जानकारी दी है। धारा 14 में फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या हैं, उस पर भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसी प्रकार से पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7, इस पे भी मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है के ए अब्दुल जलील विरुद्ध टी ए शाहिदा AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 3184, ये भी ई बुक के अंदर अपलोडेड है और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोड है। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 9 पे भी सर मैंने बनाया है। तो इस प्रकार से इन सभी पे सर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड भी हैं। और धारा 11 सर जो बुक में दी गई है उसको भी मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ वर्ड टू वर्ड, ताकि आपको पता लग जाए कि आखिर बुक के अंदर वो धारा किस प्रकार से दी गई है। धारा 11, कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। ऐसे प्रत्येक वाद या कार्रवाई में जिसे अधिनियम लागू होता है, यदि कुटुंब न्यायालय ऐसा चाहता है तो कार्रवाई बंद कमरे में की जा सकती है, और यदि दोनों पक्षकारों में से कोई ऐसा चाहता है तो कार्रवाई बंद कमरे में की जा सकती है। मतलब दोनों स्थितियां इसमें मौजूद हैं। और मैं ई बुक से भी सर आपको परिचित करा देता हूँ। शॉर्ट कोर्ट धारा 11 बंद कमरे में कार्रवाई हेतु आवेदन और शपथ पत्र ड्राफ्ट, ये स्पेशल ड्राफ्ट से संबंधित ही ई बुक है सर, और मैंने आपको विशेष जानकारी इसकी ड्राफ्ट की ही दी है, क्योंकि अक्सर हमारे मन में सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर ये धारा 11 तो मौजूद है लेकिन हम इसको जज साहब के सामने कैसे उपयोग करेंगे, चाहे हम वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हों या हम एक आम पक्षकार हैं। ये मेरा वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि एक आम पक्षकार के ऊपर तो ये एक आपदा या ये बीतना कहते हैं इसको, एक बुरी हालात उसके ऊपर बीत रहे होते हैं। जब उसकी बेटी या परिवार के सदस्य पे झूठे लाछन लगाए जाते हैं तो वो बड़ा संकोच में और अदालत में भी सिर झुका के और नजरें नीची करके आता है। वो किसी से नजरें भी नहीं मिला पाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो झूठे लाछन उनकी बेटी पर लगाए गए हैं तो सभी लोगों को इसकी जानकारी भी हो गई है, तो वो बड़ा दुविधा में रहता है सर। तो ये उसी का एक रास्ता है कि हम जज साहब से कम निवेदन तो कर ही सकते हैं, हम जज साहब से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। आगे जज साहब के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यदि आप आवेदन सही तरीके से तैयार करेंगे, उसमें सभी फैक्ट लिखेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आवेदन स्वीकार भी होगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। तो इसमें सर ये आवेदन की ड्राफ्ट के बारे में ये ई बुक है सर, और इसी ई बुक को मैंने 12 अध्यायों में भी बांटा है, उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। शॉर्ट में सर आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें काफी कुछ लिखा है मैंने, अध्याय सूची देख लें आप। इसमें पारिवारिक न्यायालयों का परिचय अध्याय 1 में है, अध्याय 2 में विवाह से जुड़े मामलों के बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार से ये स्क्रॉल हो गया सूची आप जो देख रहे हैं। और इसमें अध्याय 1 में पारिवारिक न्यायालयों का परिचय, अध्याय 2 में विवाह से जुड़े विवाद, अध्याय 3 में तलाक और विवाह विच्छेद, अध्याय 4 में भरण पोषण और गुजारा भत्ता, अध्याय 5 में बाल संरक्षण और अभिरक्षा, अध्याय 6 में संपत्ति विवाद एवं उत्तराधिकार, अध्याय 7 में गोद लेने से जुड़े मामले, अध्याय 8 में घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार, अध्याय 9 में आपसी सहमति और मध्यस्थता, अध्याय 10 में फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया, अध्याय 11 में फैमिली कोर्ट से जुड़े नवीनतम निर्णय और केस ला जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मेरे इसमें विशेष उदाहरण के साथ बताए गए हैं, अध्याय 12 में निष्कर्ष एवं कानूनी परामर्श, और अध्याय 12 में डिस्क्लेमर। तो ये सर पूरी ई बुक है जो आप देख रहे हैं, और इसमें इसके अलावा भी मैंने काफी कुछ टॉपिकों को शामिल किया है जो इसी ई बुक के अंदर है। इस ई बुक की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ई बुक और डाउनलोड उस पर दिखाई देगी लिंक, आगे आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। मात्र 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसे खरीद सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स के द्वारा मुझसे हर बार यही कहा गया है
कि आप सर जो भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ हमें जरूर उपलब्ध करा दें। तो ये पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार किया है और इस पीडीएफ में सभी कानूनी धाराओं को एक जगह लाने की मेरे द्वारा कोशिश की गई है, ताकि आपकी समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये मेरे द्वारा एक प्रयास है और एक प्रयत्न है, क्योंकि ये चीजें हमें प्रैक्टिकली रूप से नहीं मिलती हैं। सॉरी, हमें जिसको कहते हैं कि किताबों में हमें नहीं मिलती हैं। ये एक प्रैक्टिकली बातें होती हैं जो हम जब वकालत की प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय हम इस कार्य को ही उसी समय समझ पाते हैं। उसके पहले हम किताबों में पढ़ के नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यदि किताब में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बुक में लिखी हुई है, अभी मैंने आपको पढ़ के बताई धारा 11, अब मैंने धारा 11 पढ़ दी तो अब इसमें आवेदन की ड्राफ्ट आपके मस्तिष्क में पैदा हो ही नहीं पाएगी, आप सोचते रह जाएंगे। और ये ड्राफ्ट तो अपनी जगह है सर, लेकिन एक आम व्यक्ति के मन में जो कुंठा पैदा होती है, जो बेचारे के मन में निराशा पैदा होती है, उसको दूर करने के लिए ही मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया। क्यों, कोशिश तो कर ही सकता। तो इस प्रकार से सर आज की वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान की है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।